हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अपना वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। इससे पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंट्स या फिर बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं। सो चलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर अंडरस्टैंड करना होगा फॉरेन करेंसी और फॉरेन रेट के मीनिंग को। यहां पर हमें कह रहे हैं इट रेफर्स टू ऑल दी करेंसीज अदर देन दी करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी को छोड़कर जितनी भी वर्ल्ड की करेंसीज है उन सबको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो करेंसी है वो रुपीज है, ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी करेंसीज हैं उन सबको हम फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन रेट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन डॉलर्स या फिर पॉन्ड्स, ये सब क्या है? एक फॉरेन करेंसीज हैं। सो डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी को छोड़कर जितनी भी अदर करेंसीज हैं वर्ल्ड की, उन सबको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन रेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द रेट ऑफ एक्सचेंज एट विच currency of our country can be exchanged for the currency of foreign country। सो ये वो रेट है जिसमें हम अपनी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी दूसरी की कंट्री की करेंसी के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें $1 परचेज करना है तो इन दैट केस हमें 70 रुपीज पे करने होंगे। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसमें हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी दूसरी फॉरेन की कंट्री की करेंसी के साथ। सो द रेट ऑफ एक्सचेंज एट विच करेंसी ऑफ आर कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर द करेंसी ऑफ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री की करेंसी के साथ जब हम एक्सचेंज करते हैं अपनी कंट्री की करेंसी को तो उसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। सो इट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज। एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसमें दो कंट्रीज अपनी करेंसी को एक्सचेंज करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। इट मींस अब हमें यहां पर डिफाइन करना है कि हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, क्यों इंडियन पीपल्स जो है वो फॉरेन करेंसी को डिमांड करते हैं, या फिर किसी भी कंट्री को फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए होती है। फर्स्ट हमारे पास है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम फॉरेन से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, मतलब बाहर से अगर सामान हम मंगवाना चाहते हैं, तो इट मींस हमें उनकी करेंसी में पेमेंट करनी होगी। अगर हम अमेरिका से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो हमें उनके डॉलर्स में ही पेमेंट करनी होगी, इंडियन करेंसी वहां पर नहीं चलेगी। सो इसीलिए फर्स्ट रीजन क्या है क्यों हम फॉरेन करेंसी को डिमांड करते हैं? ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकें। सेकेंड हमारे पास है परचेज ऑफ एसेट्स। अगर हम फॉरेन से कोई एसेट परचेज करना चाहते हैं, कोई मशीनरी परचेज करना चाहते हैं, सेम केस हमें उनकी करेंसी में ही पेमेंट करनी होगी। सो इट मींस हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। थर्ड स्पेकुलेशंस। स्पेकुलेशंस का मतलब यहां पर क्या होता है कि लोग जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी जो है, उसको यूज करते हैं स्पेकुलेशंस करने के लिए। इट मींस वो पहले बल्क में करेंसी परचेज करके रख लेते हैं, जब उसकी डिमांड इंक्रीज होती है तब उसको सेल करना शुरू करते हैं ताकि वो उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें। कैसे? उन्होंने जब करेंसी परचेज की तो हो सकता है डॉलर उनका $1 65 रुपीज का हो, लेकिन जब मार्केट में डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई तब उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 75 पर। इट मींस पहले उन्होंने $1 65 रुपीज का परचेज करके रख लिया, देन जब उन्होंने सेल किया, जब सप्लाई की उसकी, तो वो 75 रुपीज का हो चुका था। तो इट मींस 10 रुपीज उनका क्या है? प्रॉफिट। सो स्पेकुलेशन पर्पसेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ टूरिज्म। अगर कोई भी कंट्री में टूरिज्म करने आता है, फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेन कंट्री में टूरिज्म करने जाते हैं, वहां पर विजिट करते हैं, टूरिस्ट वीजा लेकर जाते हैं, तो इन दैट केस हमें वहां की करेंसी ही अरेंज करनी होती है। लास्ट हमारे पास आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एब्रोड। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है? सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन।
सो अगर फॉरेन में हमें कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करनी है तो क्योंकि फॉरेन में वहीं की करेंसी वैलिड है, सो इसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट हमें होती है। यूनिलेटरल ट्रांसफर की सिंपल एग्जांपल है, अगर आप अपने किसी स्टूडेंट को किसी को भी स्टडी करने के लिए फॉरेन सेंड करते हो तो वहां पर वहीं की करेंसी वैलिड होगी। सो बेसिकली हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? ताकि हम वहां से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करवा सकें, एसेट्स परचेज करें, स्पेकुलेशन पर्पस, टूरिज्म अगर आप विजिट करना चाहते हो, और लास्ट में सिंगल साइडेड ट्रांसफर अगर फॉरेन में आप अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो। सो अब हमें यहाँ पर स्टडी करना है डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इट मीन्स अब हमें यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर्व है वो ड्रॉ करनी है और ये फाइंड आउट करना है कि डिमांड कर्व और उसके रेट में क्या रिलेशन है। सो सिंपल, ये एक नेगेटिव रिलेशन है, जैसा कि हमने +1 में स्टडी किया था लॉ ऑफ डिमांड में। जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है, इट मीन्स उसका अगर रेट इंक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। वैसे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल है, अगर प्राइस, यहाँ पर हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास है रेट और ये हमारे पास क्वांटिटी। फॉर सपोज अगर डॉलर का प्राइस 65 था, तब उसको 1000 पीपल डिमांड कर रहे थे कि हमें डॉलर चाहिए। अब उसका प्राइस अगर सपोज 75 हो चुका है तो प्राइस इंक्रीज होने का इफेक्ट क्या पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब उसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है। सो 900। सो इसी को हम यहां पर अगर ड्रॉ करें तो सिंपल है, ये हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। रेट हमारे पास क्या था? 65 और कितने पीपल्स डिमांड कर रहे थे? 1000। वहीं पर अगर रेट अब 75 हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो कितने पीपल डिमांड करेंगे? 900। सो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा। सो ये हम यहां पर कर्व ड्रॉ कर देंगे, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो इसके अकॉर्डिंग हम ये स्टडी कर सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड के अकॉर्डिंग कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। सो डिमांड के बाद नेक्स्ट हमारे पास है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इट मींस कि सप्लाई कहां से होगी फॉरेन करेंसी की? हम डिमांड तो कर रहे हैं, हमें चाहिए, डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शंस हमने परफॉर्म करनी है, लेकिन उसकी सप्लाई कहां से होगी? इनफ्लो कहां से आएगा? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कहां से हमें वो सप्लाई मिलेगी? सो फर्स्ट हमारे पास है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मींस जब हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन कंट्रीज को सेल करेंगे, तो वहां से हमें सप्लाई आएगी फॉरेन करेंसी की। सेकेंड हमारे पास है यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एब्रोड। पहले था टू एब्रोड, अब यहां पर है फ्रॉम एब्रोड। इट मींस फॉरेन से यहां कोई ट्रांजैक्शन अगर होती है, हमें वहां की करेंसी अगर रिसीव होती है तो वहां से सप्लाई आएगी। फॉर एग्जांपल यहां से हमने अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर स्टडी करने के लिए भेजे हैं। जो स्टूडेंट्स वहां पर स्टडी कर रहे हैं, अगर वो हमें फॉरेन करेंसी ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एब्रोड। सो वहां से हमें सप्लाई होगी। थर्ड हमारे पास है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन कंट्री के कुछ इन्वेस्टर्स इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, तो वो अपनी करेंसी लेकर आएंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहां से हमें सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज की। और लास्ट में स्पेकुलेशन, सेम है जैसे हमने डिमांड में स्टडी किया था कि अर्निंग्स करना जब प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमें यहां पर स्टडी करना है सप्लाई कर्व। सो जैसे हमने डिमांड कर्व को स्टडी किया था, डिमांड कर्व में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि रेट और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन यहां पर सप्लाई में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। सेम +1 में भी हमने ये कर्व स्टडी की थी कि जैसे ही रेट इंक्रीज होता है तो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। सो अगर मार्केट में रेट इंक्रीज हो जाता है डॉलर का, तो वो सप्लाई भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अपना। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा रेट और यहां पर आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। अगर रेट 65 था तो पहले इसको 1000% सप्लाई कर रहे थे, अब ये 75 होने के बाद इसकी जो इंक्रीज हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि जब डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जिन पर्सन्स ने इसको अपने पास स्पेकुलेशन पर्पस के लिए रखा था वो सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी कर्व यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास है रेट 65,
और ये है 1000। ये हमारे पास y एक्सिस, x एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रेट और यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड। जब रेट हमारा इंक्रीज हुआ 75 पर तो क्वांटिटी कितनी हो गई 1100। सो ये 75 और यहाँ हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी 1100। सो ये हमारे पास कर्व है सप्लाई की। सो ये पॉजिटिव रिलेशन है। सो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। इट मींस मार्केट में एक्सचेंज रेट कितना होने वाला है, 65 या 75, वो कैसे डिसाइड किया जाता है। सो मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड किया जाता है। द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस में क्या आती है हमारे पास, डिमांड और सप्लाई। सो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है। अभी हमने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को अंडरस्टैंड किया था। उसके अकॉर्डिंग अगर रेट इंक्रीज्ड है तो फॉरेन एक्सचेंज कम डिमांड किया जाएगा, उसकी डिमांड कम होगी। और अगर रेट डिक्रीज हो जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके ऑपोजिट सप्लाई कर्व में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर रेट इंक्रीज होता है तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर रेट डिक्रीज हो जाता है तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे। जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां पर रेट हमें डिसाइड कर लेना होगा। सो एक्सचेंज रेट जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वली आ जाते हैं वहां पर हमें डिसाइड करना होता है। सो ये हमारे पास डिमांड कर्व और ये हमारे पास सप्लाई कर्व, जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या, इक्विलिब्रियम। सो ये हमारा रेट होगा जहां पर ये इक्वल है। इसके अकॉर्डिंग अगर रेट इंक्रीज हो जाता है, अगर मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का रेट 75 हो जाता है तो उस केस में डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी और सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस ये कौन सा केस है, जब सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई। मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। सेकेंड सिचुएशन, अगर रेट डिक्रीज हो जाता है 65 पर पहुंच जाता है तो इन दैट केस हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी लेकिन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कौन सी सिचुएशन है, जब डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। सो इट मींस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेस डिमांड। सो अभी के लिए एक्सेस सप्लाई और डिमांड को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। बस आपसे इतना ही पूछा गया कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो सिंपल आंसर है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस, जिसमें कि डिमांड और सप्लाई आती हैं। डिमांड और सप्लाई जब इक्वल हो जाती हैं तब हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सचेंज रेट।